तो आप डायरेक्ट हिंदुओं पे अटैक करें। लेकिन वक्फ बोर्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये करने जा रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत है, उस पर ऐतराज। सर बाल मुकुंद आचार्य हर बार आपके लिए कट्टरपंथ, आपके पास के विधायक हैं हवा में। देखिए ऐसा है कि मैं कभी उनको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। चुनाव में इतनी नफरत और आज इतनी मेहरबानी क्यों है? 6 महीने से एक थप्पड़ के अंदर एक जनप्रतिनिधि, कांग्रेस भी नहीं चाहती बाहर हो जाए। कांग्रेस अभी सरकार उनकी है, कांग्रेस के चाहने न चाहने से क्या होता है? आपको लगता है कि राइजिंग राजस्थान में कुछ नहीं है? डब्बा 0/0। कांग्रेस का राज आ गया तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। कांग्रेस के इतने साल राज रहा, लेकिन आज जो मुसलमान पंचर बना रहा है वो अब तक बना रहा है। ये कह रहे हैं हम जीत गए, तो मैं इनको एहसास करा दूं कि ये जीते नहीं है। बीजेपी की सबसे बड़ी हार हुई है। गोपाल शर्मा भाजपा के, वो कहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं। अब हो सकता है नफरत की राजनीति करना चाह रहे हो, ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हो कि पाकिस्तानी बोल दिया आपको? तो फैसले पर्चियों से हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितने दिन भजनलाल जी रहेंगे उतना हमारे बल्ले बल्ले हैं। सर आपके साथ विवाद क्यों जुड़ जाते हैं? ये एक आदमी आया आपसे मारपीट की, सर मुस्लिम्स की हेल्प करते हैं, ऐसे भी आरोप आपके चुनाव में लगे हैं। और बहादुर शाह जफर ऐसा आदमी था जो हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए मर गया, जान दे दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं। कि सरकार न तो अपने आप को बचाने में कामयाब रही, सरकार विफल रही, परफॉर्मेंस में विफल रही, और वक्त का मिसयूज हो रहा है। किरोड़ी लाल जी ने 1 साल तक मंत्रालय ज्वाइन किया, और जो 6 बार 4 बार मंत्री रह चुका है, 8 बार एमएलए, उसकी सुनवाई नहीं होती है। नमस्कार, भारत रफ्तार की खास पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठमलानी। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं आदर्श नगर से विधायक रफीक खान, जो कि राजस्थान विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चीफ व्हीप है और लगातार मुखर होकर अपनी आवाज उठाते हैं आम आवाम की, जनता की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कीमती समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। वैसे तो विधानसभा में हम लोग सुनते रहते हैं आपको सर, आज मौका है कि आपसे कुछ गुफ्तगू व्यक्तिगत विषयों पर कर ली जाए, क्योंकि पॉलिटिकल विषय तो बहुत सारे होते हैं सर। तो सर आप व्यापारी थे, और पहला सवाल तो यही कि ये राजनीति में आना कैसे हुआ, और एक व्यापारी के लिए राजनीति में बड़ा टफ कंडीशंस होती है, क्योंकि व्यापारी तो व्यापारी होता है, लड़ता झगड़ता तो है नहीं वो। बिजनेस फैमिली से था, बिजनेस फैमिली से था नहीं हूँ। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं 84 में मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, जब केसी विश्नोई जी अध्यक्ष थे, और यहाँ का वर्किंग प्रेसिडेंट अयूब खान थे, जो अभी आजकल यहाँ रहते हैं, पीसीसी में सेक्रेटरी हैं। उनके ही लेटरहेड से मेरा नॉमिनेशन हुआ, और काफी समय तक मैं यूथ के टाइम तक एक्टिव रहा। फिर मैं मतलब कमोबेशी इलेक्शन के समय पार्टी को कोई आंदोलन हुआ, उसमें ऐसे बहुत ज्यादा सक्रिय तो नहीं रहा, लेकिन जब जरूरत होती किसी भी काम की तो मैं हमेशा तैयार रहता था और हमेशा मौजूद रहता था। और जब 2008 में जयपुर में डिलिमिटेशन हुआ और नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी, उस वक्त जयपुर में जो इलेक्शन हुआ उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। अस्करी चारटाक जी किशनपुर से लड़े थे, माहिर आजाद साहब आदर्श नगर से लड़े थे, और हमारे जो पंडित नवल किशोर शर्मा जी हवा महल से लड़े थे। तो उस वक्त मैं जरूर एक्टिवली मैंने पार्टिसिपेट किया। और फिर उसके बाद से जब मैं डिलिमिटेशन के बाद जयपुर में घूमा उस इलेक्शन में, और जगह जगह जाके मैंने देखा, तो नजदीकी से देख करके मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से था ही, चस्का तो लग गया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी इलेक्शन राजनीति का चस्का लग गया आपको भी। और 2013 में मैंने टिकट की कोशिश करी। 18 में मेरे को पार्टी ने टिकट दी, और टिकट भी मेरे को बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के सामने दी। तो बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सभी लोगों के, सभी के प्यार में, और सभी लोगों के सहयोग से, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के सहयोग से, और जो मेरे साथ इतने बरसों से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे लोग जुड़े रहे, उन सब लोगों के सहयोग से मैं इलेक्शन लड़ा भी और जीता भी। तो इतने साल का जो गैप था, मतलब आपने कहा 82 के बाद इतना लंबा अरसा, तो उस गैप में आपने बिजनेस किया, क्या क्या बिजनेस किया? नॉट ओनली बिजनेस, मैं बिजनेस तो करता ही था, लेकिन हमारी जैसे जो पॉलिटिक्स का कीटाणु जिसके घुस जाता है वो निकलता नहीं है। तो मैं हमारी बिजनेस एसोसिएशंस में, जैसे गारमेंट एक्सपोर्टर एसोसिएशन थी, मैंने गारमेंट एक्सपोर्ट पे काम शुरू किया। तो एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में मैं
डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रहा। और फिर उसके बाद में मैं गोल्फ खेलने लग गया, तो मैं गोल्फ क्लब में चुनाव लड़ा और सबसे ज्यादा वोटों से जीता। तो ये भी एक अचीवमेंट रहा उस वक्त, जब मैं गोल्फ क्लब के इलेक्शन में जीता दोनों तीनों बार और सबसे ज्यादा वोटों से जीता। तो उसके बाद जब मेरे को असेंबली का टिकट मिला तो मेरे को एहसास हुआ कि जाति धर्म के आधार पर भी राजनीति होती है। गोल्फ क्लब में मैं धन्यवाद दूंगा मेरे साथियों को, दोस्तों को, कि कभी वहां कास्ट फैक्टर कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं अभी भी इतने वोट ये होने चाहिए, इतने ये होने चाहिए। फिर मैं कहता हूं उनको कि मेरे को देखो, जब मैं सबसे ज्यादा वोट ले सकता हूं, जो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी में हूं और उसको सबसे ज्यादा लोग वोट देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो ये देश की राजनीति है उसमें तो जरूर जातिवाद है, लेकिन ऐसे इलेक्शंस में जातिवाद नहीं है। जहां पार्टी पॉलिटिक्स के बैनर तले चुनाव नहीं हो रहा, वहां जातिवाद नहीं है। तो सर आपको ये और मैं जीता जागता एग्जाम्पल हुआ आपके सामने। आपको ये नहीं लगा कि मतलब गोल्फ क्लब में तो एलिट क्लास लोग हैं, वहाँ आप कह रहे हो कास्टिज्म भी नहीं होता, फिर आप जब राजनीति में उतरे, जो टिकट मिला होगा तो हर द्वार पे जाना, लोग सुनाते भी हैं, कुछ बातें भी बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी बोलते होंगे, क्योंकि आप तो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। तो आपको लगा होगा क्या राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम ये वो 50 तरह की बातें। तो आपने कभी ऐसे लांछन झेले नहीं होंगे जो आप झेल रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बहुत बहुत पीड़ा सी महसूस होती थी कि मेरे को मेरे पूरी जिंदगी में 50 सालों में मेरे को कभी एहसास नहीं हुआ कि यहाँ हिंदू मुसलमान की कोई चीज है। लेकिन बीजेपी ने बार बार मेरे को एहसास कराया कि ये भी कोई वजह होती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको फिर धन्यवाद दूंगा कि मेरे साथियों को, दोस्तों को, कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स को, लीडर्स को, कि उन्होंने मेरे को हथेली पे उठाया और जबरदस्त समर्थन देकर के मेरे को चुनाव जिताया। जो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हुए प्रणामी जी, और वो कभी 2, 2,500, 3,000 से ज्यादा नहीं जीते, थोड़े थोड़े से मार्जिन से जीते। मेरे को पहला चुनाव 12,500 के मार्जिन से जिताया, तो सभी लोगों ने सपोर्ट किया। दूसरा चुनाव मैंने फर्स्ट टाइम मेरे को मिले 88,500 वोट, दूसरी बार मिले हैं 1,03,500 वोट। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं उन चुनिंदा लीडर्स में से हूं जिनका पिछले चुनाव के मुकाबले वोट भी बढ़ा और मार्जिन भी बढ़ा, मतलब जीत का अंतर भी बढ़ा और मिलने वाला वोट भी बढ़ा। सुन रहा था प्रणामी जी के लोग तो ये कह रहे थे चुनाव में कि आपने कुछ फर्जी वोट भी जुड़ा दिए, ऐसे भी आरोप थे। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, ऐसा नहीं है। ऐसा फिर उन्होंने कटवाए भी सर। जब रीजन बना लेते हैं लोग, तो हारने का जिम्मा तो किसी न किसी बात को देना ही पड़ता है। हारने की वजह तो तलाशनी पड़ती है। लिस्ट भी कटवाई आपकी, शायद लिस्ट कटवाई भी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, न तो कोई लिस्ट कटी। और अभी भी ऐसा है, अभी भी अवेयरनेस की कमी है। अभी बहुत सारे वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी जुड़े हुए नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब वोट कम जुड़े हुए हों या वोट डबल जुड़े हुए हों, तो वो फेयर इलेक्शन नहीं होता है। तो हमें ये चाहिए सबको मिलकर के कि जो जहां जिस एरिया के आप लीडर हो, वहां मतों का अधिकार सबको प्राप्त हो, मिसयूज कोई ना हो, और अधिकार सबको मिले और उनके आधार पे जनता सेलेक्ट करे और आपकी एक रियल लीडरशिप उभर के आए जनता के सामने। आपको भी पता लगे कि भी आपकी चॉइस कितनी है। आप बहुत मुगालते में जियो कि मैं तो बहुत लोग हैं चाहने वाले, लेकिन वो चाहने वाला आदमी, जैसे मैं आपको गोल्फ क्लब का एग्जाम्पल दे रहा था, मुझे पहला इलेक्शन लड़ने के बाद ये लगा कि गोल्फ क्लब का इलेक्शन एक एमएलए इलेक्शन से ज्यादा टफ है। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए कि जब आप एमएलए के इलेक्शन में जाते हो, आप किसी एरिया में रहे, आप एक हाथ हिलाते हो, सामने वाला 2 हाथ हिलाता है। तो 2 हाथ हिलाता है तो मतलब वो पक्का सपोर्टर है, और सामने वाला आपको देख के ऐसे कर लेता है, गर्दन घुमा देता है, तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ आप कब पसंद किया जा रहा है। वहाँ गोल्फ क्लब में तो आपके साथ भी वैसे ही गले मिलता है और आपके अपोनेंट के साथ भी वैसे ही गले मिलता है। ये पता ही नहीं लगता कि वोट किसको देगा। तो सर हमारे इतनी मोहब्बत से, में भी ऐसे होता है, इतनी मोहब्बत से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो डिफिकल्ट है। मैं उसके बाद में हमारे फिर फेडरेशन ऑफ ऑल राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा 6 साल। और बहुत मजे की बात आपको बताऊं,
आपको भी हंसी आएगी कि जो अभी मेरे सामने कैंडिडेट थे वो मेरे साथ 6 साल वाइस प्रेसिडेंट हम दोनों ने साथ रह के काम किया एज ए वाइस प्रेसिडेंट। अभी 40 के अंदर जो अभी रवि नैयर जी हैं आप बीजेपी लोग के साथ में कैंडिडेट, काम किया? वो मेरे साथ 40 में 6 साल हम वाइस प्रेसिडेंट थे साथ साथ। और तब मेरे अच्छी को दोस्ती थी आपकी? तब मेरे को ये कहते थे कि रफीक भाई आपको एक बार और जिताना है, इस परनामी को एक बार और हराना है। और फिर अनफॉर्चुनेटली उन्हीं को टिकट मिल गया, वही सामने आ ये गया। आपको ऐसा कहते थे ये या मेरे को, मैं आपके अंदर की कैमरे बात पर बाहर ला रिकॉर्ड रहे पे हैं कह रहा हूँ, तो जी आपको आप रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। अंदर की बात? कुछ ऐसे लोगों के सामने कहते थे जिनको मैं सामने भी ला सकता हूँ। अच्छा। तो अब अशोक जी ने तो ऐसे नहीं कहा कि रवि नैयर को हराना है? देखिए ऐसा है कि ये भी खुलासा कर दो ना सर। कि वो तो मेरे साथ उन्होंने पहले 40 में काम किया था। अच्छा। और जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा तो मेरी मदद भी करी उन्होंने खूब, ऐसे इसमें कोई दो राय नहीं। किन्होंने? रवि नैयर? रवि नैयर जी ने, और मेरे साथी थे। अब कुछ बदले बदले स्वर नजर आते हैं। अभी मैं जब आपके पास आया हूँ तो अभी गुरुद्वारे में एक बैठक में हम साथ साथ ही थे, और मैं भी था, प्रणामी जी भी थे, रवि नैयर जी भी थे, तो हम सब ने बात की। वो नैयर साहब जरूर जल्दी चले गए, साइड से निकल गए, बात तो नहीं करते? मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा या तो कभी चाय पियो या चाय पे बुलाओ। तो उन्होंने ये नहीं बोला आपके साथ फोटो खींचने से नुकसान हो जाएगा? तो ऐसे चलता रहता है राजनीति में। अरे सर, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 5 साल पहले इलेक्ट हुआ और मैंने खूब काम किया, और मैं जनता के बीच में काम के मुद्दों को लेकर के जो जो मेरी परफॉर्मेंस थी उनको लेकर मैं जनता के बीच में गया, और मैंने जनता से वोट मांगे। और मैं बड़े खुले मन से धन्यवाद देता हूँ पूरे आदर्श नगर क्षेत्र के लोगों को, और खास तौर से हमारे पार्टी वर्कर्स को, जिन्होंने रात दिन एक करके मेरे को जिताया। और वो जनता जिनके लिए मैंने काम किया उन्होंने मुझे इसका इनाम दिया। सर, पर बीजेपी के लोग तो आप पे तुष्टिकरण पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते हैं कि आप सिर्फ मुस्लिम्स की हेल्प करते हैं, ऐसे भी आरोप आपके चुनाव में लगे हैं? ऐसे आरोप जब कोई आदमी पॉलिटिक्स में होता है तो उसमें ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आरोपों से नहीं घबराना चाहिए। आपको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, और जो आपका विजन है, हर आदमी का एक विजन होता है, उसका क्या विजन है और कैसे वो काम करना चाहता है। अपन ये कहते हैं आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है कैसे डेवलपमेंट हो, विकास, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। बेरोजगारी। आप इनसे निपटने के लिए अपना विजन रखो और उस और काम करते चलो, तो जनता आपको जरूर एक्सेप्ट करेगी। आपको काम करना आना चाहिए, डिलीवरी आनी चाहिए। सर, एक व्यक्तिगत 2 सवाल हैं सर। आपके पिताजी का इंतकाल हो गया, संवेदना हमारी भी है, और सब लोग, आप कवि भी थे और बहुत प्रख्यात कवि थे। आपको उनकी कितनी याद आती है, और उनकी कौन कौन सी बातें आपके जहन में बार बार घूमती हैं? देखिए, जहां तक याद का मसला है, मैं आपको बता दूं कि जब तक वो थे तब तक मैंने कभी ये मिस नहीं किया कि मेरा कितना अफेक्शन उनके साथ था। लेकिन जब वो चले गए तो मेरे को ये पल पल एहसास होता है, हर दिन एहसास होता है कि मुझे कितना अफेक्शन उनके साथ में था। तो ये एक ऐसी कमी है जो जो होने के बाद ही आपको पता लगता है कि आप क्या मिस कर रहे हो लाइफ के अंदर। तो मैं मतलब हर पल मिस करता हूँ, हर हर क्षण मिस करता हूँ। ये महसूस करता हूँ कि मेरे वालिद होते तो शायद मैं ये बात कर लेता, मेरे वालिद होते तो शायद मैं ये बात कर लेता। बहुत सी ऐसी बातें जो सिर्फ एहसास की जा सकती है, महसूस की जा सकती है, ऐसा है। और देखो, तो मैं जब छोटा था, स्कूल जाते थे, हमारे प्रिंसिपल ने कविता लिखवा के मांगी। मेरे फादर बहुत अच्छे पोएट थे, तो बहुत अच्छी उनकी रचनाएं हैं, और बहुत लोगों ने, मैं अनफॉर्चुनेटली हम स्टोर नहीं कर पाए, और वो कहीं उनके किसी मित्र के साथ में रह गई। लेकिन वो कौन सी कविता थी सर? नहीं, जो मेरे को लिख के दी, एक जब हम स्कूल जा रहे थे तो 26 जनवरी को उन्होंने एक कविता लिख के दी। छोटा सा था, शायद हो सकता है तीसरी चौथी में हूँ, या
उस वक्त उन्होंने ये कहा कि भी मेरे स्कूल के जो टीचर्स थे उन्होंने कहा आपके फादर पोइट हैं, कवि हैं, उनसे एक कविता लिखवा के लाओ। मैंने लिखवाई उनसे, और मेरे फादर का क्या बहुत एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, तो उन्होंने मेरे को पूरी वो कविता लिख के नहीं दी, याद कराई। और यही कारण है कि मुझे आज भी 50 साल बाद वो कविता याद है। और वो कविता थी, कहती है 26 जनवरी, कहती है 26 जनवरी पहुंचे ये पैगाम सभी तक, कहती है 26 जनवरी पहुंचे ये पैगाम सभी तक, क्यों अब तक आजाद देश में भूखे नंगे लोग अभी तक, क्यों अब तक आजाद देश में भूखे नंगे लोग अभी तक, आओ आज हम सब मिलकर तनिके सोचे कैसी है आजादी अपनी, आओ आज हम सब मिलकर तनिके सोचे कैसी है आजादी अपनी, और गुजर गए 27 बरस पर मिटी नहीं बर्बादी अपनी। उस वक्त 27 बरस थे आजादी की। हाँ, जब 26 जनवरी तो ये हो गया सर अराउंड 90-60 जब लागू हुआ हमारा संविधान, रिपब्लिक डे लागू हुआ। कहती है 26 जनवरी पहुंचे ये पैगाम सभी तक, क्यों अब तक आजाद देश में भूखे नंगे लोग अभी तक, आओ आज हम सब मिलकर तनिके सोचे कैसी है आजादी अपनी, और गुजर गए 27 बरस पर मिटी नहीं बर्बादी अपनी। अब हम पर जिम्मेदारी है, अब हम आगे आए और पिछली हर गुत्थी सुलझाएं। ये उस वक्त उन्होंने मुझे लिख के दी, और मैं फख्र से कहता हूँ कि कुछ ऐसी बात जीवन पे अमिट छाप छोड़ जाती है कि वो मुझे आज तक याद है। तो आप कभी कभी भावुक हो जाते होंगे ये सोच के कि पिताजी की कविताएं। हाँ, अब ये सब बात कर दो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे फादर बहुत अच्छे पोएट भी थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे, इसलिए नहीं कि मेरे फादर थे, लेकिन उनके कुछ दोस्त लोग हैं, आप कभी उनसे जिक्र करोगे तो आपको अंदाजा लगेगा। कौन कौन थे यहाँ? अभी जो हैं उनमें अपने ओम सैनी जी हैं अभी, हाँ, और जो सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज की तारीख में, और छाबड़ा जी, हाँ, छाबड़ा जी का बहुत अतीत प्रेम रहा उनके साथ में। प्रवीण चंद्र जी छाबड़ा साहब का बहुत नजदीकी मित्र रहे, और अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ से कुछ समय पहले वो घर आए थे, और एक उन्होंने कविता उनसे सुनी, वो फॉर्चुनेटली मैंने रिकॉर्ड कर लिया, आपको भेजूंगा तो आपको कुछ भी। है और कोई कविता है उनकी एक कविता और है, और जो मेरे पास में लिखी हुई है, इसे मुझे पूरी याद तो नहीं, लेकिन बहुत ठीक ठाक से लफ्ज उसके मुझे याद है, तो सुनो। वो उस वक्त एक मतलब इनकलाबी दौर के समय उन्होंने जब थोड़ी सी तकलीफ थी यूथ के अंदर, और किस दौर की बात है? ये मेरे ख्याल से 60s के बाद की होगी, 60s और 70s के बीच में। तो मैं सुनाता हूँ आपको कि जिन लोगों को आता हुआ तूफान नहीं दिखता है, जिन लोगों को आता हुआ तूफान नहीं दिखता है, जिन लोगों की आंखों पे हुकूमत का नशा तारी है, जिन लोगों की आंखों पे हुकूमत का नशा तारी है, उन लोगों से कहता हूँ, जिन लोगों को आता हुआ तूफान नहीं दिखता है, जिन लोगों की आंखों पे हुकूमत का नशा तारी है, उन लोगों से कहता हूँ, मेरे दौर की हर धड़कन पर पजमुर्दा व्यवस्था की फजाओं का जहर भारी है। मतलब मेरे दौर की हर धड़कन पर पजमुर्दा व्यवस्था की फजाओं का जहर भारी है। मतलब जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल मर सी गई है, चरमरार सी गई हैं, और उनकी फजाओं का जहर भारी है हर धड़कन के ऊपर, हर इंसान के ऊपर की फजाओं का जहर भारी है, हर लम्हा गिरवार है, हर सांस का दम घुटता है, एहसास फकत दर्द की दीवार से बतियाते हैं, एहसास फकत दर्द की दीवार से बतियाते हैं, सैलाब हवादिस सोज़े जुनू नाकामी है गम की, जुटती है कभी भीड़ तो विस्तार से बतियाते हैं। क्या बतियाते हैं? किस जगह हिकारत है, जैसे अभी एटमॉस्फेयर हो रहा है, नफरत का माहौल हो रहा है, किस जगह हिकारत है, असंतोष कहां पर होंगे, दरियाए अजियत में हवाओं का इरादा क्या है, अफकार की आजुर्दा ख्याली में भड़क कितनी है, तूफान तगय्युर में बहावों का इरादा क्या है, फिल वक्त ये अंगारे इसी तरह जमा होकर मतभेद के कोहरे में कई सिमत बिखर जाते हैं, कुर्सी के अहंकार से टकरा के सुलग उठते हैं, कुर्सी के अहंकार से टकरा के सुलग उठते हैं, लपटों की तरह फैल दिगंतों को जला जाते हैं। इस जब्त की हद बाकी है, अब जुल्म के ऐवानों पे तूफानों की जद बाकी। ये उन्होंने उस दौर में लिखी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में भी बड़ी
तो आपके पिताजी तो मतलब क्रांतिकारी स्टाइल में लिखते थे फिट इसका मतलब। फिट वो सभी तरह की लिखते थे। तो बड़ी उस फिट दौर में कविता तो आज मतलब कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस, तमाम पार्टियां थी, सब एक समय था जब राजस्थान में अकाल पड़ा और मुख्यमंत्री जी ने उनको खुद बुला के कहा कि भाई आप कुछ हमें एक पूरे राजस्थान में एक कवि सम्मेलन पूरे हर जगह कवि सम्मेलन करो। तो उस वक्त उन्होंने एक रेवेन्यू जनरेशन का भी काम किया और सरकार के लिए किया। तो ऐसे भी उन्होंने काफी कार्य किए अपने समय में। आपके परिवार में कौन कौन है और आप सबसे ज्यादा परिवार में प्यार, पिताजी तो चले गए, तो परिवार में कौन कौन है? माताजी होंगी, बच्चे होंगे, क्या कौन कौन है? देखिए हम मेरी मदर है और हम लोग 5 भाई बहन हैं। 2 बहनें बड़ी हैं, शादी होकर उनकी चली गई। 3 भाई हैं हम लोग और जॉइंट फैमिली है, एक ही परिवार में रहते हैं। अच्छा। बिल्कुल परिवार की तरह ही रहते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि इतनी बड़ी फैमिली में हमारी किचन एक ही है आज भी। अच्छा। और डेली सभी लोग साथ मिलकर के एक साथ एंजॉय करते हैं। और मेरे बड़े ब्रदर हैं और वो बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर प्रोग्राम में और जहाँ जरूरत होती है वहाँ मेरे को मार्गदर्शन भी देते हैं। शादी या फंक्शन सभी, जैसे मैं नहीं होता हूँ तो मेरी तरफ से वो पार्टिसिपेट भी करते हैं प्रोग्राम में। तो इस तरह से एक जॉइंट फैमिली है और बहुत अच्छे से हम आपकी वाइफ जैन समाज से है सर, लोग कहते हैं। लोगों को इस बात की गलतफहमी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भी लोग बोल देते हैं, तो कभी कभी मैं मुस्कुरा देता हूँ तो उसका गलत मतलब समझ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। फिर बढ़िया। नहीं, मेरी वाइफ मुस्लिम है और ये थोड़ी सी एक खबर भ्रांति फैल गई, तो कभी कभी मैं जब मजाक के मूड में होता हूँ तो मैं भी हंस देता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मेरी नहीं है। वाइफ मुस्लिम है। ये तो बहुत जगह मैंने मतलब आम लोग भी बोलते हैं, अरे वो रफीक जी को हिंदू भी इसलिए वोट दे देता है कि वहाँ पे आदर्श नगर में उनकी वाइफ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया है और जैनी है और ऐसा अलग कुछ अलग नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं। नहीं। जी जी। अच्छा सर, आपके पिताजी की इतनी सारी कविताएं आपने बताई, तो राष्ट्रवादी कविताएं भी होंगी, भारत की विचार की, भारत की मतलब। ये 26 जनवरी की मोर और लेस कुछ ऐसी है। हाँ। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की है। बहुत सी देखिए ऐसा है कि जब एक कवि अपनी कविताएं उतारते हैं कागज के ऊपर, तो वो उस वक्त जब वो लिख रहे होते हैं उसमें क्या थॉट प्रोसेस और क्या करंट सिनेरियो होता है, उस पे कविताएं नहीं डेवलप मतलब होती है। I mean, ऐसा आपने ऐसा ये ऐसे पिताजी को ऐसे ये भी मेरे वालिद ऐसे नहीं थे कि आप उनको बोलो कि आप इस मौजू पे ऐसे लिखो। अच्छा अच्छा। वो मतलब जो उनके थॉट प्रोसेस में और जो मैं उस इसलिए वक्त पूछ का रहा था सिनेरियो हो सर उस पे वो कि लिखते थे और सभी तरह की कविताएं उन्होंने लिखी। आपने विचार तो सुने होंगे आपके मैं पिताजी के। मैं आपको एक बात और बताऊं। तो जैसे भारत जब अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी तो बहुत सारे लोग क्रांतिकारी थे, उसमें मुस्लिम भी क्रांतिकारी थे, उसमें मुस्लिम कवि भी थे बहुत सारे जो जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब बीजेपी ने बहादुर शाह जफर के बारे में कभी कुछ बोला ही नहीं। और बहादुर शाह जफर ऐसा आदमी था जो हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए मर गया, जान दे दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किया। तो ऐसे ऐसे लोग भी रहे जो जो संधि भी कर सकते थे लेकिन संधि नहीं की और लड़ाई लड़ी और लड़ करके उनको जो भी सजा भुगतनी पड़ी, खामियाजा भुगतना पड़ा, वो भुगता। उनके बहुत सी शेर व शायरी हैं, वो अगर हम बातें लेके बैठेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ऐसी बहुत सी लीडरशिप रही और उन सब ने मिलकर के समय समय पे अपने अपने हिसाब से। मेरा कहने का मतलब ये था, आपके पिताजी ने देश सेंट्रिक बहुत सारी कविताएं लिखी होगी, लेकिन आपको एक एमएलए गोपाल शर्मा भाजपा के सिविल लाइंस के, वो कहते हैं कि आप पाकिस्तानी पाकिस्तानी कह के आपको पुकारते हैं। उस दिन आपका मन पे क्या गुजर रही थी और बाद में आके कितने दिन तक आपको इस बात का एहसास रहा है, क्या आपके मन में गुजर रहा था? नहीं, मुझे इनफैक्ट मैं अगर मेरा प्रेसिडेंस देखूं आज तक का और मेरा कैरियर देखूं तो इस तरह के शब्द मेरे को आज तक किसी ने नहीं कहे। तो अफसोस तो बहुत हुआ, मुझे नाराजगी भी हुई, गुस्सा भी आया, लेकिन अब वो उनकी राजनीति है और मेरी अपनी राजनीति है। मैंने उसमें भी एक शेर से जवाब दिया था कि उनकी अहले सियासत वो जाने। उसी वक्त जब उन्होंने ये शब्द यूज किए तो मैं थोड़ा एग्रेसिव होकर बोला, अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल शब्दों में बोल रहा हूँ कि उनकी अहले सियासत वो जाने, मेरा पैगाम तो मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो हमने मोहब्बत की राजनीति की है
अब हो सकता है नफरत की राजनीति करना चाह रहे हो, तो उनका तरीका वो जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है। नहीं, आप तो मोहब्बत का पैगाम की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके दोस्तों ने, आपके परिवार ने पूछा होगा ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हो कि पाकिस्तानी बोल दिया, आपको पूछा तो होगा। सभी को बहुत अफसोस हुआ इस बात का, और मतलब ये सिर्फ एक ऐसा वाकया नहीं है कि किसी ने कह दिया और आपने सुन लिया। ये एक ऐसा वाकया हो गया मेरी लाइफ का कि मुझे इसका बहुत जबरदस्त फीलिंग है कि ये इस तरह, कभी कभी ये भी ख्याल आया कि मैं शायद राजनीति में नहीं होता तो इस तरह के जुमले नहीं सुनने पड़ते, लेकिन फिर भी जो हमारी पार्टी की लीडरशिप है और राहुल गांधी का संदेश है, राहुल गांधी को जब देखता हूं तो राहुल गांधी के बारे में लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कितनी तरह की बातें बोल दी, लेकिन एक अकेला आदमी चले जा रहा है, और चले जा रहा है जिस आदमी ने 4000 किलोमीटर तक मुड़ के नहीं देखा। तो फिर ऐसे आदमी को देखते हैं तो हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, तो फिर हम ये स्ट्रांगली इन सब बातों से निपटने के लिए तैयार हैं। सर, अभी आप संसद विधानसभा के चीफ व्हिप हैं, तो कितनी कठिनाइयां होती है, कैसे मैनेज करते हो फ्लोर मैनेज? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा के अंदर हम अपोजिशन में, और अपोजिशन कम संख्या में नहीं है, अच्छा साइजेबल संख्या में है, और कौन से मुद्दे पे सरकार को घेरना है, क्या सरकार की परफॉर्मेंस है, हमें सबसे ज्यादा कंसर्न जिस बात का है, जो हम टीकाराम जी जूली और मैं और हमारी और लीडरशिप, हमारे सीएलपी डिप्टी लीडर रामकेश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हम सब मिलकर के इस बात को तय करते हैं कि हमें कौन से मुद्दे पे चर्चा करानी है जिससे आम जनता का फायदा हो। कोई जूली जी का फायदा हो या अध्यक्ष जी का फायदा हो, डोटासरा जी का या डिप्टी लीडर का हो, ऐसा मसला नहीं है। मसला ये तय किया जाता है कि इसमें आवाम का कैसे फायदा हो। हमारे जो सभी लीडर हैं, जूली जी और डोटासरा जी, उनका इंटरेस्ट ये रहता है कि जनता का फायदा कैसे हो, आम आदमी का फायदा कैसे हो, और कैसे किन मुद्दों पे चर्चा की जाए जिससे आम आदमी लाभान्वित हो, और जिस काम के लिए हमको जनता ने चुन के भेजा है वो मुद्दे हम ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में उठा सके। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हर मुद्दे पे सरकार विफल रही, और हमने पूरे बजट सत्र में खूब सरकार की खिंचाई की, खूब कोशिश की, तो काफी कुछ कामयाब भी रहे, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि सरकार न तो अपने आप को बचाने में कामयाब रही, सरकार विफल रही, परफॉर्मेंस में विफल रही, काम को इम्प्लीमेंटेशन में विफल रही। सरकार बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट रिप्लाई नहीं दे सके, उनके मंत्री जवाब नहीं दे सके, मुद्दों से सरकार बचती रही, हटती रही, फिसलती रही। ये डर लगता रहा सरकार को कि इस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो जाए, बिजली पे चर्चा नहीं हो जाए, पानी पे चर्चा नहीं हो जाए, बेरोजगारी की बात नहीं हो जाए, और लॉ एंड ऑर्डर पे हम चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। तो सरकार इन सब बातों से, हम बिजली के लिए लास्ट तक हम हल्ला करते रहे कि बिजली पे चर्चा कराओ। जिस तरह की पोजीशन है आज, अभी करंट इशू है चूरू और जैसलमेर का, मैं सुन रहा हूँ पारा 50 तक पहुंच गया। ऐसी स्थितियों में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सरकार जनता के मुद्दों पे संज्ञान लेने में विफल रही है, और हम पूरी तरह से अडिग हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सरकार को अवेयर कराएं कि जनता के मुद्दों पे चर्चा हो और जनता का काम। सर, डोटासरा जी वाला विषय था, अध्यक्ष वाला, इनसाइड स्टोरी क्या थी, मतलब क्या मसला था, बेसिकली खेल क्या था इस राजनीति का? फिर माफी नहीं मांगी उन्होंने? कोई राजनीतिक खेल नहीं था, बेवजह का इश्यू बनाया बीजेपी ने, संसदीय कार्य मंत्री ने और स्पीकर ने। मैंने प्रेसिडेंस दिए, एग्जाम्पल दिए, और ज्यादा पुराने एग्जाम्पल नहीं दिए। मैंने एग्जाम्पल दिया जब स्पीकर साहब, जो आज स्पीकर हैं, जो उन्होंने मिसकंडक्ट किया, मिसबिहेव किया असेंबली के अंदर, और उनका सस्पेंशन हुआ वासुदेव देवनानी जी का, तो उनके बिहाफ पे माफी राजेंद्र राठौड़ जी, जो उस वक्त डिप्टी लीडर थे, उन्होंने मांगी। मैंने प्रोसीडिंग निकाल के दे दी। और जब राजेंद्र राठौड़ जी सस्पेंड हुए किसी रीजन से, तो उनके बदले में लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद जी कटारिया ने माफी मांगी। ये मैंने एग्जाम्पल प्रमाण सहित उनको दिए। उनको पहले दिन ही बात मान लेनी चाहिए थी।
इतना लंबा खींचना ही नहीं चाहिए था। क्यों तो मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा, क्यों हाउस को इतने दिन तक रोकना पड़ा? आपको लगा क्यों? मुख्यमंत्री एडमेंट थे इस मामले में कि वो चाहते थे मेरे को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री से ज्यादा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री एडमेंट थे। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। और जब उनके सामने एग्जाम्पल थे, प्रेसिडेंट्स थे, तो उनको माननी चाहिए थी। जब उनके खुद, एक तो विषय होता है जब कोई दूसरे का एग्जाम्पल आप गिनाते हो, वो फॉर्चुनेटली वो विषय उनके खुद के साथ बीता हुआ था, तो उनको मानना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। सर आपको क्या लगता है कि आपका जो मामला हुआ पाकिस्तान वाला, सबने ट्वीट किया, अशोक गहलोत जी ने नहीं किया? गहलोत साहब से मैं मिला था और गहलोत साहब ने अपनी किसने भावना मिले? उसी वक्त व्यक्त की और बड़ा अफसोस किया कि ऐसे लोग इस तरह के कृत्य करते हैं। तो वो इतने जो लोग उनकी भावनाएं ये थी कि जो लोग जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, अगर वो उनका स्तर ऐसा आ जाता है तो फिर इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति से घबरा कर अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मुस्लिम सपोर्ट से डर रही है? कुछ मामलों में ऐसे देखा है, देश में कई मामले ऐसे हो गए कि वो डायरेक्ट लिखते नहीं है मुस्लिम्स के पक्ष में। कौन? कांग्रेस पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी मुखर होकर नहीं आती और वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो बिल में ये अपने आप को कामयाब बता करके और उसमें ये कह रहे हैं हम जीत गए, तो मैं इनको एहसास करा दूं कि ये जीते नहीं है। बीजेपी की सबसे बड़ी हार हुई है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है और जब आप उसको विधेयक के रूप में पारित करते हो तो 232 वोट आपके खिलाफ पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की एकजुटता नहीं, पूरे विपक्ष की एकजुटता नजर आती है। 232 वोट पड़ने का मतलब है कि विपक्ष पूरा एकजुट है, विपक्ष के पूरे सांसद एकजुट है। 232 स्मॉल नंबर नहीं होता और 95 वोट राज्यसभा में खिलाफ पड़ जाते हैं। सर अशोक गहलोत जी को इस वक्त में एक ही बात से आपत्ति थी, उन्होंने लिखा कि देवस्थान बोर्ड में क्या 2 मुस्लिम लोग रख सकती है क्या बीजेपी या संसद? नहीं, तो गहलोत साहब ने बड़ा समय समय पे स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, क्या वो दूसरे बोर्ड में भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बना पाएंगे? आपको भी यही आपत्ति खाली? मेरे को तो बहुत, मेरे से आप इस वक्त अमेंडमेंट बिल पे बात करोगे तो शायद काफी लंबा समय चाहिए। आपको भी यही आपत्ति? मेरे को जो आपत्ति है वो पहली आपत्ति है कि वक्फ बाय यूजर को जो इन्होंने चैलेंज किया है उस पर आपत्ति है। वो हिंदुस्तान के अंदर यूजर की हैसियत से बहुत सारी संपत्तियां आई हुई है और सभी धर्म और सभी जाति की आई हुई है। तो आप खाली वक्फ की प्रॉपर्टी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? अगर आप खाली वक्त की प्रॉपर्टी को टारगेट करते हो, आप ये कहते हो कि यूजर की हैसियत से जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिली और 1956 में जब रेवेन्यू लॉस के मुताबिक हमारी खातेदारियां या ऑनरशिप दर्ज की गई, उस वक्त गलतापीठ की दर्ज की गई, गलतापीठ के नाम, तो वो ठीक है। किसी मंदिर के नाम की गई वो भी ठीक है, किसी शमशान के नाम की गई वो भी ठीक है, लेकिन कब्रिस्तान के नाम की गई वो गलत है। किसी मस्जिद के नाम की गई वो गलत है, किसी ईदगाह के नाम की गई वो गलत है, जामा मस्जिद के नाम की गई वो गलत है। तो ये धर्म के आधार पे आप कोई भी कानून नहीं ला सकते। तो करुणलाल मीणा कह रहे थे कि कई बीघा जमीन, 1400 बीघा जमीन यहाँ पे दिल्ली रोड पर एक अवैध कॉलोनी काट दी। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड के जो महासचिव हैं वो फबुल रहमान करके हैं, उन्होंने बोले कि जमीनें काट दी और इसका मिसयूज हो रहा है इस लॉ का। अगर वक्फ का मिसयूज हो रहा है, मेरी समझ में वक्फ प्रॉपर्टी की केयर करने में, और जब से वक्फ बोर्ड बना है तब से सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड ने केयर की है। कोई मिसयूजेस हुए हैं तो उस पर एक्शन भी लिए और एक्शन लिए भी जाएंगे। लेकिन मिसयूजेस तो मंदिर माफी की जमीनों पे तो बहुत हुए। बहुत सारी मंदिर माफी की जमीनें अपने जयपुर के चारों तरफ है, लोगों ने प्लॉट काट दिए, कॉलोनियां काट दी, तो इसका मतलब अपन उस सबको भंग कर देंगे? जो मिसयूज किसी भी जगह होता है उसको आप कंट्रोल करो। मिशनरीज की बहुत सारी जमीनों में मिसयूज हो रहा है, तो आप उसको मिशनरीज के बोर्ड को भंग कर दोगे? आप उसको कानून लागू करो, उस पर एक्शन लो, लीगल एक्शन लो। ऐसे नहीं कर सकते आप। अगर मिसयूजेस की बात करोगे तो जो दूसरी प्रॉपर्टियां हैं उनके मिसयूजेस हुए हैं, उनकी संख्या वक्फ से 10 गुना मिलेगी आपको। लेकिन वक्फ ने ठीक से मैनेज किया। जब कोई चीज आप मैनेज करते हो, अब ये सरकार चला रहे हैं, क्या सब कुछ सही कर रहे हैं? क्या गलतियां इनसे नहीं हो रही? क्या गलती हो रही? क्या गलती?
क्या इन्होंने माफी नहीं मांगी कि मैं जो किसानों के लिए जो बिल लेके आया वो गलत लाया, मेरे से गलती हो गई? क्या गलतियां नहीं मानी इन्होंने? 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल आपने सड़कों पे बैठा दिया और फिर आप माफी मांग रहे हो जनता से। तो माफी मांगने से वो जो 150-200 आदमी मर गए, उनकी जान की बख्शिश हो जाएगी? तो गलतियां जब सरकार में आप हो तो आपसे बहुत सारी गलतियां हो रही है, अभी भी हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है। क्या आप सारे फैसले सही कर रहे हो? आप यही फैसला सही नहीं कर रहे हो। जब आप, मैं एक बात आपको कहता हूं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ जाके कोई काम करोगे तो मूल भावना के खिलाफ वो काम, वो अमेंडमेंट आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं ला सकते, उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं ला सकते। आप इस बात को समझो, बहुमत के आधार पर डिसीजन होता है जी। बहुमत के आधार पर राज्यसभा में डिसीजन होता है और बिल पास होते हैं। तो एक बिल ले आए कि आने वाले 20-25 साल तक चुनाव नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी राज करेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। ले आए बिल, कल पास करा ले, लोकसभा में भी करा ले, राज्यसभा में भी करा ले पास, मेजोरिटी है। क्यों नहीं करा सकते? क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है, इसलिए नहीं करा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस अलग है, उस प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा आपको, तब आप बीजेपी के राजस्थान प्रभारी। अब इसी तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन है। सब धर्म और जातियों को बराबर राइट मिलने का उल्लंघन है। इसलिए आप वक्फ को लेके आ सकते हो, दूसरी जगह नहीं लेके आ सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जम्मू कश्मीर चैरिटेबल ट्रस्ट है, शिरीन बोर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर will be the ex officio chairman of वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट। उनका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, लेकिन बाय फेथ हिंदू होगा। और अगर बाय फेथ हिंदू गवर्नर हिंदू नहीं होगा तो वो जो हिंदू होगा वो दूसरा नॉमिनेट किया जाएगा जो बाय फेथ हिंदू होगा। ऐसी आपने राम मंदिर में किया है और ऐसी बहुत सारी जगह। तो फिर वक्फ बोर्ड में क्यों करना चाहते हो? दो कानून थोड़ी चलेंगे। तो आप डायरेक्ट हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं। आप हिंदुओं पे अटैक नहीं कर रहा, आप कह रहे हो ना मंदिर, आप मंदिर तुलना। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा वैष्णो देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में है, लेकिन वक्फ बोर्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये करने जा रहे हैं। आप डिफरेंट ट्रैक पे मत ले जाओ। मैं ये कह रहा हूं जो है वो सही है, लेकिन जो कर रहे हैं वो गलत है, उस पर ऐतराज, उसको जस्टिफाई कर रहा हूं मेरी बात से। मेरे को लगा कि आप वो कह रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा करो। ना कतई नहीं। वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सही है। वो क्यों है? क्योंकि राइट ऑफ इक्वलिटी है, लेकिन आप किसी को चैलेंज करके वो काम नहीं कर सकते। राधा मोहन अग्रवाल जी ये कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा किया, ट्रिपल तलाक कानून लेके आए, महिलाओं को बहुत आजादी मिली और बहुत सारी जीवन स्तर में सुधार हुआ। जबकि कांग्रेस के इतने साल राज रहा, लेकिन आज जो मुसलमान पंचर बना रहा है वो अब तक बना रहा है, ऐसे उनका कहना था, उनका बयान था। आप राजस्थान से हो, मीडिया से हो, लोकसभा की डायलॉग याद दिलाता हूं, बांसवाड़ा के पीएम, कांग्रेस का राज आ गया तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारे गाय भैंस जमीनें छीन के, जेवर छीन के अल्पसंख्यकों को दे देंगे। ये किसके बयान थे? आपसे पूछ रहा हूँ, किसके बयान? ये तो मुझे ध्यान है कि राजकुमार रोत ने कोई मंगलसूत्र वाला बयान दिया था। मोदी जी के बयान थे बांसवाड़ा डूंगरपुर में, अल्पसंख्यकों को दे देंगे। वहां इतनी नफरत और आज इतनी मेहरबानी। अभी ईदी भी तो दी है। मैं पूछ रहा हूं, चुनाव में इतनी नफरत और आज इतनी मेहरबानी क्यों है? मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब धर्म जाति को बराबर का दर्जा है, बराबरी के दर्जे से करना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज जाति और धर्म के आधार पर नहीं करते हो, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं। आप किसी को जाति धर्म के आधार पर टारगेट करते हो, सबको ऐतराज। सर, बाल मुकुंद आचार्य हर बार आपके लिए कट्टरपंथी और आरोप लगाते रहते हैं। अभी हमारे इधर इंटरव्यू देने आए थे, जब भी कह रहे थे रफीक खान तो कट्टरपंथी है, वो तो एक एजेंडाधारी है, इस तरह के आरोप हर बार आप पे लगाते हैं। आपके पास के विधायक हैं हवा महल के। देखिए, ऐसा है कि मैं कभी उनको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और मैं अपना काम करता हूँ। और मेरे क्षेत्र में जाओगे आप, मेरे को 36 कौम के लोग सपोर्ट करते हैं और हर जाति धर्म का आदमी मेरे साथ लगा हुआ है और हर एक के साथ मिलजुल के मैं काम करता हूँ। और
कांग्रेस को और हमारी टीम को मजबूती देने की कोशिश करता हूँ। मैं किसी भी तरह का पक्षपात के या उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर आदमी को दर्जा दिया गया है उस पर काम करें। और मैं सभी को सलाह देता हूँ, जो भी जयपुर या राजस्थान में चुने हुए विधायक हैं, कि जब आप इलेक्शन लड़ो, आप अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पे जितने आपके इश्यूज हैं, एजेंडा है, आपको सब बात आपने कर ली, लेकिन जब आपने इलेक्शन लड़ लिया, आपका इलेक्शन ओवर हो गया और आप चुन गए, तो आप चुनने के बाद में फिर किसी जाति विशेष के लीडर नहीं, फिर सबके लीडर, फिर आपको सबका काम करना चाहिए। और जैसे मैं करता हूं वैसे आपको सबके साथ समान व्यवहार करके सभी का काम, ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसने मुझे वोट दिया इसका काम करूंगा, इसने मुझे वोट नहीं दिया इसका काम नहीं करूंगा। मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये खुला ऐलान है सभी को कि मेरे को किसी ने वोट दिया और नहीं दिया, अगर उसका कोई भी जेन्युइन काम है मैं उसके लिए 24 घंटे तैयार। सर वन लाइनर पूछ रहा हूँ, अशोक गहलोत जी को आपको जीवन में क्या सीखने को मिला अशोक गहलोत जी से? अशोक गहलोत जी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं और बहुत ही काबिल लीडर हैं। और मेरे ख्याल से जो आज के दौर में चुनिंदा लीडर हैं पूरे देश में, तो उनमें सबसे काबिल लोगों में से एक अशोक गहलोत जी है। और हम जैसे लीडर्स को, सबको, और जो न्यू कमर्स आते हैं उनको एक एनसाइक्लोपीडिया है राजनीति, हम सबको उनसे सीखना चाहिए। क्या सीखा आपने? चाणक्य वाले, जादू वाले गुण, कोई ऐसी बहुत सी बातें हैं नेताओं को मैं अगर पहली मीटिंग में आपको बता दूंगा, जब मैंने इतना समय लगा के सीखा है तो फिर एक दिन में कैसे बताऊंगा। ऐसी बहुत सारी बातें जो आप उनसे सीख सकते हो। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि जब सरकार पे संकट था, सरकार गिर रही थी, तो पूरे देश के अंदर बीजेपी ने जहां जो कर सकते थे वहां वो किया, लेकिन राजस्थान पे नहीं कर पाए। क्या कारण क्या था? तो अंदर की बात तो जादूगर की जादूगरी चली। तो सर सचिन पायलट क्यों नाराज हुए? कभी आप उनको कैसे देखते हैं, क्या कारण रहा? पायलट साहब हमारे यंग लीडर हैं, होनहार लीडर हैं और बहुत एक्टिव है, हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी लीडर का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। राजस्थान में जो अभी लीडरशिप है उसमें गहलोत साहब हैं, डोटासरा जी हैं, जूली जी हैं, पायलट साहब हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, राजवाल साहब हैं। डोटासरा जी हमारे आजकल, डोटासरा जी के जलवे हैं चारों तरफ। डोटासरा जी आजकल बोलते हैं तो जनता सुनने को तैयार रहती है, शादी में जाते हैं तो लोग भक्त तेजल सुपर डुपर गाना लगा देते हैं। जूली जी हमारे नेता हैं और फॉर्चुनेटली मतलब वो इतने पॉपुलर हो गए थोड़े से समय के अंदर अपनी स्पीचेस से और अपनी बात से, अपनी वाकपटुता से। ज्ञानदेव जी ने भी कर दिया थोड़ा। तो ऐसे लीडर अभी हमारे पास में हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे लीडर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हमें आने वाले समय में सरकार बनाने से कोई नहीं। आप लोग जो पत्रकार हैं वो कभी इनकी खूबी पूछते हो, कभी उनकी खूबी पूछते हो, और फिर पूछ करके और फिर ये एहसास कराते हो कि अभी ये इनके साथ में है, ये इनका है, ये इनका है। इस तरह की बात कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस के लीडर एकजुट हैं, एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी की 50 सीट भी राजस्थान। बीजेपी तो कह रही है हम एकजुट हैं सब, कांग्रेस नहीं है, बटे में डोटासरा जी अलग है, जूली जी का खेमा अलग है, सचिन पायलट जी का अलग है, गहलोत जी का अलग है। उप मुख्यमंत्री का बयान आता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी नहीं आ रहा। किरोड़ी लाल जी ने 1 साल तक मंत्रालय ज्वाइन नहीं किया, फिर कहा मुझे हरा दिया। सबसे सीनियर मोस्ट बीजेपी के नेता आइसोलेशन में बैठे हैं, जयपुर से ही। कौन बताओ नाम? 8 बार के एमएलए हैं, कालीचरण सरा, आइसोलेशन में बैठा रहा। आपको बोला कभी आइसोलेशन में? मैंने देखा है उनको आइसोलेशन में बैठे, विधानसभा में रोज देखता हूँ। दूसरी बार का आदमी मंत्री है और जो 6 बार 4 बार मंत्री रह चुका है, 8 बार एमएलए है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। वो एक सवाल लगाता है, जिस सवाल के ऊपर 2 बार सवाल लगने पर मंत्री जवाब नहीं देते। एक अधिकारी की कंप्लेंट करते हैं, वो अधिकारी पे कंप्लेंट में सुनवाई नहीं होती है। वो कहता है असेंबली के अंदर कि मैं 8 बार का विधायक हूं, लेकिन एक आरएस ऑफिसर मेरा टेलीफोन नहीं उठा रहा। तो इससे ज्यादा गुटबाजी, इंसल्टिंग नहीं हो सकती। हम एकजुट हैं। सर आप बेरोजगारों के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? मैंने आपको कहा, एसआई भर्ती, तमाम पेपर लीक हुए, मैंने आपको, हाँ बताओ। पेपर लीक हुए पिछली सरकार के दौरान, बीजेपी ने कहा कि हम इसको पेपर लीक का एक भी मगरमच्छ नहीं छोड़ेंगे, मछलियां पकड़ लेंगे,
लेकिन ऐसा ही भर्ती और तमाम जो इश्यूज हैं 1.5 साल हो गया। अब आपकी विपक्षी भूमिका भी नहीं निभा पा रहे आप तो। विपक्ष की भूमिका तो इतनी निभी कि बीजेपी चैन से बैठ ही नहीं पाई, जवाब ही नहीं दे पाई, किसी भी मुद्दे पे जवाब नहीं दे पाई। और मैं ये एक बात कह रहा हूँ, किसी भी प्रदेश को डेवलप करना हो, आपको किसी प्रदेश का डेवलपमेंट करना हो, तो सबसे मेन आधार क्या है? आप मेरे से इस बात पे बहुत लंबी बात कर सकते हो और मैं करना भी चाहता हूँ। डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के कई पहलू हैं। डेवलपमेंट का मायना हर जगह बदल जाता है और ये सरकार को समझना पड़ेगा। कच्ची बस्ती है, स्लम्स है, उसके लिए डेवलपमेंट की कहानी अलग है। उसको बेसिक नीड चाहिए, उसको राशन चाहिए, सर आप बेरोजगारी पे पूछ रहा हूँ। बेरोजगारी पे आ रहा हूँ। उसको बिजली पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, राशन चाहिए। जब आप उससे ऊपर के अंडर डेवलपिंग एरिया की बात करते हो, वहां उसको सड़क चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, सीवरेज चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। जब आप और डेवलपमेंट की तरफ, जब डेवलप्ड एरिया की तरफ आ जाते हो, तो वहां की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लेकिन रोजगार सबको चाहिए और रोजगार अनफॉर्चुनेटली बीजेपी प्रोवाइड नहीं करा पा रही। सरकार जो खुद रोजगार प्रोवाइड कराती है, उसमें उन्होंने भाषण तो दे दिया, हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 4 लाख को देंगे, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। आज भी मैं दावा करता हूं कि जो हमने रोजगार के अवसर बना दिए थे और जो हमने वैकेंसियां निकाली, उनके अलावा अगर बीजेपी की 1.5 साल की वैकेंसीज को देखोगे तो ये हमसे 1/4 में नहीं मिलेगी। जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है अभी तक, वो भी वही है जो हमने वैकेंसीज निकाल दी। हमारे काम को फुलफिल किया है इन्होंने, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाए। और जब रोजगार खाली ऐसी नहीं कि सरकार दे दे वही रोजगार है, आपको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए फ्रेंडली इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। ऐसा माहौल बनाना पड़ता है कि लोग बाग आए, आपके यहाँ इन्वेस्ट करें, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा विधानसभा के अंदर, राइजिंग राजस्थान पे, कि आपने इसमें कितने का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है और कितने लोगों को रोजगार का आप टारगेट कर रहे हो। ये बोले साहब इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम जवाब नहीं दे पाएंगे। लगने के बाद अग्राह्य कर लिया क्वेश्चन। जवाब नहीं, क्वेश्चन ही नहीं लग, मतलब जो क्वेश्चन लग गया उसको स्पीकर को एक पावर है, वो पावर इस्तेमाल करते हुए उस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया। आज तक जवाब। तो आपको लगता है कि राइजिंग राजस्थान में कुछ नहीं हुआ? डब्बा 0/0। तो विपक्ष सड़कों पे क्यों नहीं उतरता? विपक्ष सड़कों पे है, अभी पूरा बजट सत्र पूरा हंगामेदार हुआ है और पूरा हमने पूरा घेर के रखा है। अब जिन जिन मुद्दों को इन्होंने बजट में हमें आश्वासन दिया है, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, फिर उनको लेके सड़कों पे। भजनलाल जी कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ट्वीट खेलते हैं, और भजनलाल जी को आप व्यक्तिगत तौर पे कैसे देखते हैं, कैसा मुख्यमंत्री देखते हैं? मैं किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भजनलाल जी को विधायक कार्य सीखने पड़ेगा। नहीं आते उनको? कैसे आएंगे? पहली बार का आदमी जिनकी अटेंडेंस 10 से ज्यादा नहीं हो असेंबली में, उनसे आप कैसे उम्मीद करते हो कि विधायक कार्य समझ जाएंगे? 3 बिल वापस हो जाते हैं, 2 बार सेलेक्ट कमेटी में एक ही बिल चला जाता है, तो बिल लाते ही क्यों भाई? क्यों बिल लेके आ रहे हो? तो भजनलाल जी सीधे आदमी है। भजनलाल जी सरकार नहीं चला रहे, ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही, उनको अंदाजा नहीं है। और सर्टेन बातें सिर्फ एक्सपीरियंस ही आती है, और ये बीजेपी की तानाशाही है। जैसे डोटासरा जी कहते हैं, क्या कहते हैं? पर्ची। पर्ची जब आने लग जाती है तो फिर तौर तरीके, मेजोरिटी, तहजीब, एक्सपीरियंस, ये सब बातें गौण है। तो फैसले पर्चियों से हो रहे हैं। अब वो पर्चियों से फैसले कितने दूरगामी परिणाम आते हैं, ये तो समय बताएगा। आपको तो फायदा है पर्ची का। मुझे कुछ लोग जो विश्लेषण करते हैं वो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितने दिन भजनलाल जी रहेंगे उतना हमारे बल्ले बल्ले है। क्योंकि बोले हमको तो फ्रंट फुट पे खेलने का मौका मिल रहा है, विधानसभा से लेकर सड़क तक। क्या आपको लगता है कभी ऐसा? देखिए, ऐसा है कि हम एज ए कांग्रेस पार्टी, हमारा काम जनता के मुद्दे उठाना है, और जहां सरकार वीक नजर आएगी वहां हमें सरकार को आगाह करना है और जनता के काम कराने। और अभी हम ये देख रहे हैं कि सरकार एक आध मंत्री को छोड़ के सब जगह वीक है, कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई मंत्री जवाब नहीं दे पाया सवालों का। तो सर आप बजट सत्र पे उठा के देखो आप,
और इतना डर है ब्यूरोक्रेसी का कि मेरे एक सवाल में जब मैंने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी फर्जी जवाब दे रही है, इनकी बातों में मत आओ आप, तो संसदीय कार्य मंत्री उठकर ये कहते हैं कि साहब ये ब्यूरोक्रेसी वाली बात इसमें से हटवा दो, ये असंसदीय है। अब ब्यूरोक्रेसी का आरोप विधानसभा में कब से असंसदीय होने लग गया, ये तो बताए मेरे को कोई। सर हमारा काम है आरोप लगाना, हमें जो गलत दिखेगा गलत बोलेंगे, हम कैसे सही बोल देंगे। ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये मतलब बीजेपी के नेता, मुझे लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ब्यूरोक्रेसी के नेता आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी सवाल सरकार चला रही है, और बीजेपी के नेता भी अंदर खाने कहते रहते हैं ये बातें। बहुत से नेता आपको भी कहते होंगे विधानसभा के अंदर, मुझे भी कहते हैं। लेकिन सर ब्यूरोक्रेसी में तो आप लोगों को भी चल रही होगी, आपकी पुराने अधिकारी तो आपके मित्र लोग हैं। देखिए ब्यूरोक्रेसी किसी की नहीं होती है, अच्छा। वो जिनकी सरकार आती है उसी तरफ रुख बदल जाता है उनका, और मैं उसमें हमें कोई शिकायत भी नहीं उनसे, लेकिन हमें तो ये शिकायत जरूर है कि जनता के काम होने चाहिए। जिस तरीके से हमारी पॉलिसी थी, कांग्रेस की पॉलिसी थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की पॉलिसी थी, वो आम आदमी को फायदा करने वाली थी, गरीब आदमी को बेनिफिट देने वाली थी। उन पॉलिसीज पे काम हुआ नहीं, उन पॉलिसीज को रोक दिया गया और नई कोई स्कीम सरकार बना नहीं पाई, ला नहीं पाई। लोगों को चिरंजीवी योजना हम लेके आए हुए थे, चिरंजीवी योजना को तहस नहस कर दिया, और कोई भी नया रूप, नया मॉडल जनता के बीच में बीजेपी रख नहीं पाई। सर आपके साथ विवाद क्यों जुड़ जाते हैं? ये एक आदमी आया आपसे मारपीट की, फिर वो बीजेपी वालों ने लिखा तो सीआरपीएफ का कमांडो था, रफीक खान जी गलत थे, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने ट्वीट किया, तो क्या मामला था? क्यों मार? इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की पुलिस है, जांच इन्होंने की। क्या मामला था सर उनको? अब मामला ये लोग बताएंगे। मामला सिर्फ ये कि भाई कोई आदमी एक सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए किसी विधायक का गला पकड़ ले जिसको आप कभी जानते ही नहीं, तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों की रडार पे हूँ, लेकिन कांग्रेस का एक्टिव विधायक हूँ और बिल्कुल जनता की आवाज उठाता रहूंगा, उठाता रहूंगा, उठाता रहूंगा। रोडवेज वाले से आप लड़ रहे थे एक दिन, कर्मचारी से, अधिकारी से, क्या हुआ? तो रोडवेज वाले अधिकारी जिस तरह से बोल रहे थे, वो ऐसे लग रहा था कि रोडवेज वाले अधिकारी के पिताजी ने कोई जमीन जायदाद लिख दी हो और खातेदारी उनकी हो। जनता की जमीन है, एक कॉलोनी है पीछे, उसको आपने रातों रात गेट बंद कर दिया बिना नोटिस दिए। उसी कॉलोनी की सीवर लाइन और उसी कॉलोनी की पानी की लाइन जिस जगह से जा रही है, उसी रास्ते को आपने बंद कर दिया। ये अधिकार आपको नहीं है। नगर निगम ने बिछाई है लाइन, पीएचईडी डिपार्टमेंट ने बिछाई है लाइन, मैंने नहीं बिछाई। तो इस तरह के आप काम दादागिरी से करोगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और कोर्ट में हमने दायर कर दिया है और उसमें उनको जवाब। डॉक्टर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायकों की चल रही नहीं है, हम तो सदन में उठाएंगे मुद्दा कि भाई सरकार, भजन लाल जी ने कहा था कि जो विधायक की चलेगी क्षेत्र में। भजन लाल जी ने कहा कि जो भी विधायक जिस क्षेत्र का होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, उनको हम पूरी फ्री हैंड देंगे और उन्हीं की नीम पट्टिका और उन्हीं की अनुशंसा पे काम होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी ऐसा नहीं कर पा रही है, तो हम इसके लिए फिर से हम मुद्दे उठाएंगे। सर नरेश मीणा के प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? अंतिम सवाल। नरेश मीणा का एरिया दरअसल मेरे से काफी दूर है, और कांग्रेस पार्टी में रहे ना सर, इसलिए पूछा था। देखिए पार्टी का स्टैंड और नरेश मीणा का इंडिविजुअल स्टैंड, वो सब बातें मत, ये कह रहा हूँ कि न्याय सबको मिलना चाहिए। 6 महीने में एक थप्पड़ मारने में किसी भी आदमी को आप इंटेंशनली सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में उसको आप कल्प्रिट बना दो, ये ऐसा हिंदुस्तान का कानून नहीं। और एक इस तरह की हरकत में आप इस तरह की बात हो, मैं ये नहीं कहता कि उसको फ्री हैंड मिलना चाहिए था। अधिकारी के ऊपर उन्होंने जो उन्होंने किया उसको भी हम कंडम करते हैं, उसको भी हम ये नहीं कहते कि उसने सही किया, लेकिन अब जो सरकार कर रही है वो भी गलत है। 6 महीने से एक थप्पड़ के अंदर एक जनप्रतिनिधि अंदर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार कर रही है वो भी गलत है। दोनों कह रहे हैं कि दोनों पार्टी का लेना देना है इसमें, कांग्रेस भी नहीं चाहती कि बाहर आ जाए। कांग्रेस, अभी सरकार उनकी है, कांग्रेस के चाहने न चाहने से क्या होता है? अभी तो सरकार बीजेपी की है, केस बीजेपी बना रही है, मुकदमा बीजेपी का है। लेकिन इसमें मैं तो ये कह सकता हूं कि हम दोनों ही बातों की निंदा करें। नरेश मीणा चाहते हैं आप बाहर आ जाए, आप चाहते हैं कि एक यूथ लीडर है, आइकन तो है। देखिए लीडरशिप को अपनी आवाज उठाने का मौका तो मिलना ही चाहिए, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि सरकारी अधिकारी के साथ में आपका रवैया, आप मैन हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए।
पर सर आप दोनों बातें करें, अभी कह रहे थे ब्यूरोक्रेसी चला रही है, अभी कह रहे सरकारी अधिकारी का काम हैंडल नहीं। तभी तो ब्यूरोक्रेसी वही मनमानी तो करेगी स्थिति क्या दिख रही है, वही तो स्थिति हो रही है। क्या? वही तो स्थिति हो रही है जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हो, वही स्थिति तो सामने है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से ही इतना सब कुछ हो रहा है और बीजेपी टारगेट कर रही है। ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट चला रही है। ब्यूरोक्रेसी आज किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, आपने दोनों बातों को, ये इतने लंबे सब्जेक्ट हैं कि आप मेरे से खूब लंबी डिबेट कर सकते हो। ब्यूरोक्रेसी किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो मंत्रियों की नहीं चल रही है। मंत्री चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, आपको कहा किसी मंत्री सारी दुनिया को कह रहे हैं, पत्रकारों को कह रहे हैं, रोज रो रहे हैं मंत्री, एमएलए परेशान है कि साहब अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे। हर रोज आपको कोई न कोई विधायक बोलता हुआ मिल जाएगा कि अधिकारी सुनते नहीं है। गोपाल शर्मा ने अभी खूब धरना प्रदर्शन किया। तो हर रोज आपके सारे मीडिया को कह रहे हैं, आप पर्टिकुलर नाम लेके पूछोगे तो 100 आदमी मिल जाएंगे आपको। रोज ट्वीट आते हैं, रोज किसी भी गाली से एक्सट्रीम मानता हूं मैं इसको, और मैं आपके सामने बैठा हूं, सारी दुनिया ने सुना है। क्या कहा किसी ने? सिंपैथी करना अलग बात है, बात बोलना अलग बात है। किसी ने कंडम किया? किसी ने एक्शन लिया? आप एक बात के लिए सुभाष शर्मा पे एक दिन पहले सुभाष गर्ग के ऊपर आप एक प्रिविलेज मोशन लेके आते हो और मेरे को पाकिस्तानी कहने के ऊपर आप प्रिविलेज मोशन की बात नहीं करते हो। ये कैसा भेदभाव है? तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों, नमस्कार, बने रहिए।